Hello and welcome everyone to my classroom and YouTube channel भावना गंभीर कॉमर्स क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने शुरू किया था मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 विच इज बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। आज है उसी चैप्टर का पार्ट 2। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो बेसिकली 3 मार्क्स के अंदर में कई बार पूछे जा चुके हैं। आपकी किस्मत बहुत अच्छी हुई तो 4 मार्क्स में भी पूछे जा सकते हैं। तो जो दो टॉपिक आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बहुत ईजी भी है। और वो दो टॉपिक में से पहला टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन सिटीजनशिप एंड रेसिडेंटशिप। ये पहला टॉपिक है जो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। एंड दूसरा टॉपिक जो आज हम कवर करने वाले हैं, सब कुछ अभी बता दूं, पूरी वीडियो देखो पता चल जाएगा कि दूसरा टॉपिक क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक और दूसरा टॉपिक आपको वीडियो के बीच में पता चल जाएगा जब हम वो टॉपिक पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक जो कि है सिटीजनशिप एंड रेसिडेंटशिप, उसका मीनिंग देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे सिटीजनशिप के बारे में है, राइट हैंड साइड पे रेसिडेंटशिप के बारे में है। डिस्टिंग्विश में भी पूछ सकता है, या फिर सिर्फ अगर इसने सवाल में सिटीजनशिप के बारे में आया तो आप ये वाला पूरा जो लेफ्ट हैंड साइड पे उसे यूज कर सकते हैं। सिर्फ रेसिडेंटशिप के बारे में पूछेगा तो राइट हैंड साइड वाला जो बोर्ड पे पार्ट है उसको यूज कर सकते हैं। एंड डिस्टिंग्विश पूछेगा तो पूरा बोर्ड आपको जो एक्सप्लेनेशन है वो पूरा आपको यूज करना पड़ेगा एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंस बिटवीन सिटीजनशिप एंड रेसिडेंटशिप। तो चलिए देखते हैं क्या है मीनिंग सिटीजनशिप का। सबसे पहले सिटीजनशिप का मतलब है इट इज अ लीगल कॉन्सेप्ट। सिटीजनशिप जो होती है, किसी देश की सिटीजनशिप आपको कैसे मिलती है, ये एक लीगल कॉन्सेप्ट होता है। ये बेस्ड होता है आइदर ऑन द प्लेस ऑफ बर्थ, मतलब कहां पे आपका जन्म हुआ, आपकी जन्मभूमि कहां है, और ऑन सम लीगल प्रोविजन अलाउइंग अ पर्सन टू बिकम अ सिटीजन, या फिर किसी लीगल प्रोविजन के लिए। इसी वजह से इसे क्या कह रहे हैं, इट्स अ लीगल कॉन्सेप्ट, क्योंकि लीगल प्रोविजन अगर वहां पे उस देश में आपको वहां का सिटीजन बनने के लिए अलाउ किया जाए तभी। जबकि दूसरे साइड अगर रेसिडेंटशिप के बारे में देखें तो रेसिडेंटशिप जो होता है वो एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट होता है, बिकॉज ये बेस्ड होता है किस चीज के ऊपर, बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय अ पर्सन, कि वो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति है वो क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है, ये इसके ऊपर निर्भर करता है। इस वजह से इसे कहते हैं कि ये इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। क्या इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट? रेसिडेंटशिप। रेसिडेंटशिप is an economic concept because ये based होता है on the economic activities that are performed by an individual or a person। अब बात आती है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब है वो सारी एक्टिविटीज जो एक इंडिविजुअल परफॉर्म करता है टू अर्न हिज और हर लाइवलीहुड। जैसे आप अर्न करते हैं, जैसे आप स्पेंड करते हैं, एंड साथ ही साथ आपको करना चाहिए सेविंग्स। तो ये जो अर्निंग है और ये स्पेंडिंग है और सेविंग्स है, ये सारी की सारी आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है और इसी के ऊपर बेस्ड होती है आपकी रेसिडेंटशिप। दूसरा डिस्टिंग्विश जो है रेसिडेंटशिप और सिटीजनशिप के बीच में, वो एक तरीके से इसको और क्लियर कर देगा इस पॉइंट को कि क्या है सिटीजनशिप एंड क्या है रेसिडेंटशिप। तो सिटीजनशिप के लिए कह रहा है ये इंडियन सिटीजनशिप कैन अराइज इन 2 ways। आप इंडिया के सिटीजन बन सकते हैं 2 तरीकों से, इन 2 ways। पहला है अ पर्सन इज बोर्न इन इंडिया बिकम्स इंडियन सिटीजन ऑटोमेटिकली। हम इंडिया में पैदा हुए तो हम इंडिया के सिटीजन ऑटोमेटिकली बन गए। आप इंडिया में पैदा हुए तो आप इंडिया के सिटीजन ऑटोमेटिकली बन गए। आपको कोई लीगल प्रोविजंस, किसी भी लीगल वर्क को फुलफिल वहां पे नहीं करना पड़ा। लेकिन बी, व्हाट इफ अगर आप इंडिया में नहीं पैदा हुए हैं, अगर आप बाहर कहीं दूसरे देश में पैदा हुए हैं और आप इंडिया के सिटीजन बनना चाहते हैं, तो फिर कैसे हो पाएगा? तो अ पर्सन बोर्न आउटसाइड, अगर आप इंडिया के बाहर पैदा हुए हैं, अगर आपका प्लेस ऑफ बर्थ इंडिया के कहीं बाहर है, तो अ पर्सन बोर्न आउटसाइड इंडिया अप्लाइज फॉर द सिटीजनशिप, तो उसे इंडिया की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। एंड इंडियन लॉ और हमारा जो इंडिया का लॉ है वो अलाउ करेगा उस पर्सन को कि वो सिटीजन बनेगा या नहीं। वो लीगल प्रोसीजर होता है, आपका बैकग्राउंड एंड सारी जो लीगल वर्क है उसको देखेंगे कि फुलफिल हो रहा है कि नहीं, और फिर वहां पे सिटीजनशिप आपको इंडिया की दी जाएगी। तो या तो आप वहां पैदा हुए हैं तो आप ऑटोमेटिकली वहां के सिटीजन हो गए, या फिर लीगल प्रोसीजर्स को फुलफिल करके आप उस देश के सिटीजन बन सकते हैं। तो मैं इंडिया की सिटीजन हूं, मैं यही पैदा हुई थी और ऑटोमेटिकली मैं यहाँ की सिटीजन बन गई। दूसरी साइड देखते हैं रेसिडेंटशिप क्या है। रेसिडेंटशिप में कह रहा है एन इंडिविजुअल इज अ नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। एक इंडिविजुअल है, वो नॉर्मल रेसिडेंट है, मतलब नॉर्मली वहीं पे रिसाइड कर रहा है, ऑर्डिनरली उसी देश के अंदर में रह रहा है। इफ यू ऑर्डिनरली रिसाइड्स इन अ कंट्री फॉर मोर देन 1 year, ऐसा नहीं 2 दिन रह लिए,
या 5 दिन या हफ्ते भर या महीने भर, नहीं, ही हैज टू रिसाइड इन दैट कंट्री फॉर मोर देन 1 ईयर, 1 साल या उसके ऊपर वो वहां पे रिसाइड, वो वहां पे रह रहा होना चाहिए। सिर्फ रहने से काम चल जाएगा? नहीं, एंड है, साथ में एंड है, एंड हिज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, एंड उसका जो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो उसको वहां पे परफॉर्म करनी है। दैट मीन्स कि उसको अर्न वहां से करना है, उसको स्पेंड वहां पे करना है, एंड उसको सेविंग्स भी वहीं पे करनी है। तो वो वहां पे रहना चाहिए 1 साल या उसके अधिक, उसके ऊपर, उससे ज्यादा, एंड साथ ही साथ उसको अपनी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, मतलब उसकी जो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, वो वहीं उस कंट्री में लाई करना चाहिए। तो हम 1 साल क्या बहुत सालों से इसी देश के अंदर में रह रहे हैं, मेरा सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है यहीं पे लाई कर रहा है, हम अर्न यहीं से करते हैं, स्पेंड यही करते हैं, खूब सारी सेविंग्स भी यहीं करते हैं, तो हम क्या हो गए, हम यहाँ के रेसिडेंट भी हो गए। तो रेसिडेंट बनने के लिए आपको वहां पे 1 साल के अधिक रहना जरूरी है और इकोनॉमिक इंटरेस्ट का वहां पे होना जरूरी है। दैट इज वाई रेसिडेंटशिप इज कॉल्ड एन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। ओके, क्लियर है? अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि एक चाइनीज है, चाइनीज चाइना में पैदा हुआ, वुहान शहर में, ठीक, पैदा कहाँ हुआ? चाइना में, वुहान शहर में पैदा हुआ। तो वो क्या हो गया, वो सिटीजन कहाँ का हो गया? वो सिटीजन हो गया, सिटीजनशिप उसको कहाँ की मिली? चाइना की। लेकिन वो कुछ दिन के लिए किसी दूसरे देश इंडिया में आया। कितने दिन के लिए? साल भर के लिए, या 1.5 साल के लिए, या 2 साल के लिए, मतलब साल भर के ऊपर के लिए वो वहां पे आया। कहाँ आया? इंडिया में आया। यहाँ पे अर्न कर रहा है, यहाँ पे स्पेंड कर रहा है, अपनी थोड़ी मोड़ी सेविंग्स को भी यहीं पे कर रहा है। तो वो रेसिडेंट कहाँ का बन गया? वो रेसिडेंट बन गया इंडिया का। तो एक ही पर्सन कैन बी अ सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री एंड रेसिडेंट ऑफ अनदर कंट्री, ये पॉसिबल है। आप कभी भी ये मत सोचिएगा कि एक पर्सन सिटीजन जहां का होता है रेसिडेंट भी वहीं का होता है। ये एग्जांपल लेने का रीजन ये था आपको समझाना कि एक व्यक्ति सिटीजन कहीं का और रेसिडेंट कहीं का ऐसा भी हो सकता है। तो इस एग्जाम्पल में वो पर्सन जो था वो पैदा चाइना में हुआ था, तो इस वजह से वो सिटीजन कहाँ का हो गया? चाइना का हो गया। लेकिन वो कमा खा कहाँ से रहा है, रह कहाँ पे रहा है 1 साल के ऊपर? तो रह रहा है 1 साल के ऊपर और कमा खा रहा है 1 साल के ऊपर इंडिया से, तो वो रेसिडेंट जो है वो इंडिया का हो गया। तो दिस इज पॉसिबल, यस दिस इज पॉसिबल। 1 मार्क्स के अंदर में ऐसा पूछ सकता है, क्या ये पॉसिबल है कि एक व्यक्ति जहां का सिटीजन है वहीं का रेसिडेंट भी हो? तो ऐसा भी हो सकता है। या क्या ये पॉसिबल है कि एक व्यक्ति सिटीजन कहीं और का और रेसिडेंट कहीं और का हो? तो ये भी पॉसिबल है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या है सिटीजनशिप, क्या है रेसिडेंटशिप, दोनों में अंतर क्या है, और एग्जाम्पल भी आपको समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो से रिलेटेड जो भी स्टडी मटेरियल है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, नोट्स कंप्लीट करते चलिए। पिछला वाला जो पार्ट था पार्ट 1, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने चैप्टर 2 का पार्ट 1 नहीं देखा है तो जरूर से उसे देख लीजिएगा। चैप्टर पूरा देखते चलिए, सब कुछ कवर करते चलिए। चलिए अब देखते हैं आज का दूसरा टॉपिक, जो मैंने बताया नहीं था स्टार्टिंग में वीडियो के। आज का दूसरा टॉपिक देखते हैं और देखते हैं कि कितना इंटरेस्टिंग है वो टॉपिक। 3 मार्क्स के लिए वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज का हमारा दूसरा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। तो क्या है फैक्टर्स इनकम, क्या है ट्रांसफर इनकम, कैसे फैक्टर इनकम ट्रांसफर इनकम से डिफरेंट है? तो सबसे पहले देखते हैं फैक्टर इनकम क्या है। फैक्टर इनकम का मतलब है रेफर्स टू द इनकम, ये वह इनकम है विच इज रिसीव्ड बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? चैप्टर 1 में हम लोगों ने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ लिया था। क्या होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ये 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जो प्रोडक्शन के लिए हमें फैक्टर्स चाहिए ही चाहिए होते हैं। तो फैक्टर इनकम का मतलब है वह इनकम जो हमने रिसीव की ऑन बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो जब भी हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देते हैं प्रोडक्शन पर्पस के लिए और हमें जो इनकम इन रिटर्न मिलती है उसे कहते हैं फैक्टर इनकम। तो जब भी हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर को प्रोडक्शन के पर्पस से प्रोवाइड करेंगे तो इन रिटर्न हमें कुछ इनकम मिलेगी और वो इनकम कहलाती है हमारी फैक्टर इनकम। हमने वो इनकम कमाई, कुछ दिया, लैंड दिया,
बदले में हमें रेंट मिला, लेबर दिया बदले में हमें वेजेस मिला, कैपिटल पे हमें इंटरेस्ट मिला और एंटरप्रेन्योर के बदले हमें प्रॉफिट मिला। तो ये हमने कमाया, इसी वजह से फैक्टर इनकम को क्या कहते हैं? कहते हैं अर्न्ड इनकम। क्लियर? थर्ड पॉइंट है कि ये है बायलेटरल कॉन्सेप्ट। फैक्टर इनकम जो है बायलेटरल कॉन्सेप्ट है। बायलेटरल का मतलब क्या होता है? बायलेटरल का मतलब होता है दो तरफा। आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देंगे, आप लैंड देंगे तभी आपको रेंट मिलेगा, आप लेबर देंगे तभी आपको वेजेस मिलेगा, कैपिटल के बदले में आपको इंटरेस्ट मिलेगा और एंटरप्रेन्योर को बदले में मिलेगा प्रॉफिट। तो दो तरफा है, इसी वजह से इसे कहते हैं, फैक्टर इनकम को कहते हैं, इट इज बायलेटरल कॉन्सेप्ट। बायलेटरल कॉन्सेप्ट है, ये दोनों तरफ से हो रहा है, आप दे रहे हैं कुछ और रिसीव कर रहे हैं कुछ। ठीक, फोर्थ पार्ट जो है, पॉइंट जो है फैक्टर इनकम का ये है, इट इज पार्ट ऑफ बोथ नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम। फैक्टर इनकम जो होती है वो दोनों में इंक्लूड होती है। जब भी हम कैलकुलेट करेंगे, अभी हम जब न्यूमेरिकल के पोर्शन पे आएंगे, तो जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे या डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करेंगे, दोनों में, ठीक, दोनों में ही, नेशनल में भी डोमेस्टिक में भी हमें ऐड करना पड़ेगा किसको? फैक्टर इनकम को इंक्लूड किया जाएगा, ऐड किया जाएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो, नेक्स्ट पॉइंट जो है फैक्टर इनकम का, फिफ्थ पॉइंट, वो कह रहा है इट इज एन अर्निंग कॉन्सेप्ट। यहाँ पे हमने कमाया ना, अर्न्ड इनकम है ना, तो इसीलिए इसे कहते हैं अर्निंग कॉन्सेप्ट, क्योंकि हम अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं देते तो हम फैक्टर इनकम हमें मिलती भी नहीं, तो हमने उसे अर्न किया है, कमाया है, इसी वजह से वो अर्न्ड इनकम कहला रही है और वो अर्निंग कॉन्सेप्ट कहला रही है। ठीक, नेक्स्ट है, कहला रही है या रहे हैं, जो भी कह ले, वो मुद्दा नहीं है, मतलब फैक्टर इनकम इज ऑल्सो कॉल्ड अर्निंग कॉन्सेप्ट। सिक्स पॉइंट जो है फैक्टर इनकम का वो है कि इट इज रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। आपको फैक्टर इनकम कब मिलेगी? जब आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगाएंगे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करेंगे, रेंडर करेंगे, सच एज आप लैंड दें या लेबर या कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो फैक्टर इनकम आप तभी रिसीव कर सकते हैं जब आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करेंगे। एंड द लास्ट पॉइंट जो फैक्टर इनकम का है, एग्जाम्पल है, लैंड दिया, रेंट मिलेगा, लेबर पे आपको वेजेस मिलेगा, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट मिलेगा और एंटरप्रेन्योर के बदले मिलेगा आपको प्रॉफिट। तो बेसिकली फैक्टर इनकम जो है वो अर्न्ड इनकम है, बायलेटरल है, अर्निंग कॉन्सेप्ट है और लास्ट में ये जो है ये सब इसके एग्जाम्पल है। अगर एग्जाम के अंदर में आपसे एग्जामिनेशन में पूछा गया कि फैक्टर इनकम क्या है या फैक्टर इनकम को डिफाइन करने के लिए बोला गया, तो आप लेफ्ट साइड ऑफ द बोर्ड को यूज करेंगे। और अगर आपसे पूछा गया कि ट्रांसफर इनकम क्या है, तो राइट साइड एंड डिस्टिंग्विश पूछा जा सकता है। 3 मार्क्स के लिए, मैंने जो शुरुआत में कहा कि 3 मार्क्स के लिए, किस्मत अच्छी हुई तो कितने में? 4 मार्क्स के लिए ये चीज पूछी जा सकती है। बहुत आसान भी है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। तो ट्रांसफर इनकम क्या है? ट्रांसफर इनकम का मतलब होता है रेफर्स टू द इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस इन रिटर्न। कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं किया फिर भी इनकम मिल गई, इसे कहते हैं ट्रांसफर इनकम। विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस इन रिटर्न, कुछ भी प्रोडक्टिव सर्विस बदले में नहीं दी फिर भी ये इनकम हमें मिल गई, तो इसे कहा जाता है ट्रांसफर इनकम। ऐसे कैसे होता है? ये कैसी इनकम है? तो देखते हैं, अभी आप समझ जाएंगे। आप सबको ऐसी इनकम मिलती है, मुझे भी मिलती है। इसे कहते हैं ट्रांसफर इनकम इज कॉल्ड अनअर्न्ड इनकम। इसे अनअर्न्ड इनकम कहा जाता है क्योंकि हम इसे कमाते नहीं। ऐसी कौन सी इनकम है जिसे हम कमाते नहीं है फिर भी हमें मिल गई? सोचिए। चलिए आगे देखते हैं, पता चल जाएगा। ट्रांसफर इनकम जो है अनअर्न्ड है, हमें बिना कमाए ये इनकम मिल जाती है। आगे कह रहा है कि ट्रांसफर इनकम जो है यूनिलेटरल है। यूनिलेटरल का मतलब होता है वन साइडेड। लिख लीजिए, यूनिलेटरल का मतलब है वन साइडेड, एक तरफा है, बस मिल ही रही है, हम बदले में कुछ नहीं दे रहे, हम बदले में कोई भी प्रोडक्टिव सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे, फिर भी मिल जा रही है। कैसी इनकम है ये? पता करते हैं कैसी इनकम है। फोर्थ पॉइंट कह रहा है नाइदर पार्ट ऑफ नेशनल नॉर डोमेस्टिक इनकम। इससे जब हम नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करेंगे, जब हम न्यूमेरिकल के पोर्शन पे आने वाली वीडियोस के अंदर में पहुंचेंगे, तो ना ही आप इसे नेशनल इनकम में जोड़िएगा, ना ही आप इसे डोमेस्टिक इनकम में जोड़िएगा, ये कहीं पे भी इंक्लूड नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है ये एक रिसिप्ट कॉन्सेप्ट है, अर्न्ड कॉन्सेप्ट नहीं है, कमाया नहीं आपने, सिर्फ आपने रिसीव कर लिया, इसी वजह से कह रहा है इट्स अ रिसिप्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है इट इज जनरली रिसीव्ड बाय द हाउस होल्ड और गवर्नमेंट। ये बेसिकली जनरली आमतौर पर सिर्फ और सिर्फ हाउस होल्ड और गवर्नमेंट द्वारा रिसीव की जाती है।
एंड लास्ट पॉइंट में कह रहे हैं जहां से आपको पता चल जाएगा कि आप सबको कौन सी ट्रांसफर इनकम मिली है जिसके लिए आपने कुछ भी प्रोडक्टिव सर्विस इन रिटर्न नहीं दिया, जो कि एक तरफा यूनिलेटरल है, जिसे रिसिप्ट कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो स्कॉलरशिप जो होती है सिर्फ रिसीव होती है, बदले में आपने कुछ प्रोडक्टिव नहीं दिया। अगर आप ये कहें कि मैंने बहुत मेहनत की, वो मेहनत भी आपने मार्क्स लाने की, मार्क्स अच्छे आए आपको स्कॉलरशिप मिली, तो मार्क्स लाने की मेहनत आपने खुद के लिए की, उसे प्रोडक्टिव नहीं कह सकते। साथ ही साथ दूसरा पॉकेट मनी आपको जो मिलती है आपके घर पे, वो भी आपके लिए क्या हो गई। ऐसा आप कहें कि नहीं मैंने तो घर के लिए बहुत सारा काम किया था, ऐसा नहीं आप कह सकते, वो तो आपके घर पे भी सब लोग करते हैं, आपके पेरेंट्स भी करते हैं। तो पॉकेट मनी भी जो है वो आपके लिए क्या है, वो है ट्रांसफर इनकम, क्योंकि आप कोई भी प्रोडक्टिव सर्विस इन रिटर्न नहीं दे रहे, वो आप आउट ऑफ लव आपके पेरेंट्स आपको दे रहे हैं पॉकेट मनी। ओल्ड एज पेंशन जिसे कहते हैं, एंड साथ ही साथ एक और एग्जांपल है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, बेरोजगारी भत्ता जो मिलता है, ये सारा कुछ आ जाता है ट्रांसफर इनकम के अंदर। मेरे नाना जी जब भी आते हैं तो मुझे देते हैं 500 रुपये, 1000 रुपये, कभी कभी बहुत खुश होते हैं वो तो 2000 भी दे देते हैं। ये मेरे लिए क्या हो जाती है, ये मैंने कमाई नहीं। मेरे नाना जी आते हैं तो हम उन्हें संगम घुमाने लेकर के जाते हैं, हनुमान मंदिर के दर्शन भी कराते हैं, लेकिन क्या अब बोले कि हम गाइड बने थे और हमें बदले में नाना जी ने गाइड की पेमेंट की, फीस दी, ऐसा नहीं है। तो मैंने, वो मेरे नाना जी हैं, मुझे अच्छा लगता है उन्हें घुमाना, उनकी फोटोज क्लिक करना, तो हम उसका चार्ज नहीं करते, वो मुझे प्यार मोहब्बत से 2000 रुपये, 1000 रुपये, कभी कभी 500 भी दे के जाते हैं तो दे के जाते हैं। लेकिन ये यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये मेरे लिए अनअर्न्ड इनकम है, वो मुझे आउट ऑफ लव देते हैं, ठीक। तो आउट ऑफ लव मुझे वो पैसे दे रहे हैं, यूनिलेटरल है, सिर्फ वो मुझे बदले दे रहे हैं, मैंने तो बदले में सिर्फ और सिर्फ प्यार दिया, बहुत सारी फोटोज क्लिक की उनकी, तो ये सारा कुछ आ जाएगा किसके अंदर में, ट्रांसफर इनकम में। और ये जो नाना जी ने पैसे मुझे दिए, ये नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम का पार्ट नहीं होगा। आपको भी आपके रिलेटिव्स आते होंगे, पैसे देते होंगे, नहीं बेटा रख लो, तो ये सारा कुछ कहाँ आएगा, ये ट्रांसफर इनकम में आएगा। और आप इसको गलती से भी डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में जोड़ेंगे नहीं, ठीक है, क्लियर है। बोला था बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ट्रांसफर इनकम एंड फैक्टर इनकम, एंड 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, लिख लेना ये भी बात साथ में। तो चलिए आज की वीडियो में हमने देखा कि क्या है फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम, साथ ही साथ पहला टॉपिक जो देखा था कि रेसिडेंटशिप कैसे अलग है सिटीजनशिप से। नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 को। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आई होगी, पक्का से आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने कमेंट्स दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल अभी तक नहीं किया तो, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ सब कुछ शेयर करते रहिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।